कक्षा 11 के सभी छात्र ध्यान दें। आज हम आपको नए चैप्टर रिडाक्स अभिक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। रिडाक्स अभिक्रिया का मतलब होता है आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। सबसे पहले आक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी ऑक्सीजन परमाणु या किसी ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व उसमें से मुक्त होता है। यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन ऑक्सीडेशन कहलाती है। इसी प्रकार से अवकरण या अपचयन क्या होता है, जिसको रिडक्शन कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व मुक्त होता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है, वह क्रिया अपचयन या अवकरण या रिडक्शन कहलाती है। ये तो पुरानी परिभाषा है, पुरानी अवधारणा है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार यदि कोई परमाणु, अणु या आयन अपने में से इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तो यह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। जब किसी जस्ट अपोजिट यदि कोई अणु, परमाणु या आयन अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यह क्रिया अपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर भी आप परिभाषित कर सकते हैं। यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो यह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। जबकि किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में अगर कमी आ रही है तो यह क्रिया अपचयन या अवकरण कहलाती है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण की पुरानी परिभाषा क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन एक ही चीज है, एक ही नाम है। ऑक्सीकरण कहिए चाहे उपचयन कहिए, इसकी अंग्रेजी है ऑक्सीडेशन। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है, ऑक्सीजन हो या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा हो, अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व मुक्त होता है, वह ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। यानी ऑक्सीकरण या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व मुक्त हो रहा हो तो क्रिया ऑक्सीडेशन या उपचयन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एग्जाम्पल है कार्बन C+O2 बन रहा CO2, इसमें ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए क्रिया ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण ऋण ये जुड़ रहा है, ये क्रिया ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम है Mg+Cl2 बन रहा है MgCl2, यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व मैग्नीशियम जुड़ रहा है, इसलिए ये क्रिया भी ऑक्सीडेशन है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ये 2K4FeCN का होल 6, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। इसकी क्रिया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हो रही है, इससे बन रहा है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। पोटेशियम फेरीसाइनाइड बन रहा है और 2K मुक्त हो रहा है। यहाँ यह अभिक्रिया भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। इसी तरह इसी का जस्ट अपोजिट अवकरण या अपचयन होता है, जिसको रिडक्शन कहा जाता है। यह ऑक्सीकरण की जस्ट अपोजिट क्रिया है। इसमें वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व मुक्त होता है, अपचयन कहलाता है। यह ऑक्सीकरण की जस्ट अपोजिट क्रिया है। इसमें धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व मुक्त होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये कॉपर ऑक्साइड है CuO+C, इससे मतलब Cu+CO, ये क्रिया रिडक्शन है, अपचयन है। यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व मुक्त हो रहा है, ये रिडक्शन है। इसी तरह से 2FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, ये 2FeCl2+Cl2 में मुक्त हो रहा है, यहाँ मुक्त हो रहा है, यहाँ धन ऋण विद्युतीय तत्व मुक्त हो रहा है, इसलिए ये क्रिया भी रिडक्शन है। तो ये इसकी पुरानी परिभाषा है कि अगर वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व मुक्त होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे हैं, C+O2 CO2, Mg+Cl2 MgCl2। पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्रिया H2O2 के साथ हो रही है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड बन रहा है 2K3FeCN का होल 6 + 2KOH। ये सब तीनों अभिक्रियाएं ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। इसी तरह से अवकरण या अपचयन या रिडक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीकरण की अपोजिट क्रिया है। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व मुक्त होता है, यह अपचयन या अवकरण कहलाता है।
जैसा कि इन दोनों एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, ये अवकरण या अपचयन क्रिया है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया आपने देखा, दोनों अलग अलग अभिक्रियाएं किस तरह से एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसी दोनों को मिलाकर ही ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, जैसा कि आप जान सकते हैं। इसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं। आपकी परीक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को शॉर्ट में रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं। यह है क्या? रेडॉक्स। रेडॉक्स शब्द आप देख रहे हैं, रेड, रेडॉक्स। रेड मीन्स टू रिडक्शन, रिडक्शन, और ऑक्स मीन्स टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रियाएं अगर साथ साथ हो रही हैं तो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स मतलब है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रिया को किस तरह परिभाषित करेंगे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं इसको इस तरह परिभाषित करते हैं। आपकी परीक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो लिख सकते हैं आप, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, साथ साथ संपन्न होता है, संपन्न होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न हो रहा है, वो अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है 2FeCl3 प्लस SaNCl2, इससे बन रहा है 2FeCl2 प्लस SaNCl4। ये आपका फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड, और ये स्टेनस क्लोराइड है, स्टेनस क्लोराइड। ये है आपका फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, और ये है स्टैनिक क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में, स्टेनस क्लोराइड स्टैनिक क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ अगर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, या वैसा भी जान सकते हैं कि इसमें 3 क्लोरीन एटम है, इसमें 2 क्लोरीन एटम है। यहाँ क्लोरीन की संख्या कम हो रही है, इसके मतलब क्लोरीन एटम मुक्त हुआ है, यानी धन विद्युतीय तत्व मुक्त हुआ है। अगर धन विद्युतीय तत्व मुक्त होता तो क्रिया अपचयन कहलाती है। तो इसका अपचयन हो रहा है, अपचयन। इसी तरह से स्टेनस क्लोराइड में 2 क्लोरीन एटम है, स्टैनिक क्लोराइड में 4 क्लोरीन एटम है। इसमें क्लोरीन एटम बढ़ रहा है, यानी जुड़ रहा है, जुड़ना जो है ऑक्सीकरण है। तो इस तरह से देख रहे हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में अपचयन हुआ है, और स्टेनस क्लोराइड का स्टैनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हुआ है। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। इस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से अगर समझाने के लिए आता है तो ये लिख करके आप समझा सकते हैं। इसी तरह से आप जान लीजिए, जिसका ऑक्सीकरण होता है
वो अपचायक का कार्य करता है, क्योंकि अपचयन क्रिया इसी के कारण होता है। तो यहाँ SnCl2, यहाँ SnCl2 ये अपचायक का कार्य करेगा, ये अपचायक होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको अपचायक कहेंगे। इसी तरह से स्टेनस, ये फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में परिवर्तित हुआ है, इसका अपचयन हुआ है, इसलिए FeCl3 ये आक्सीकारक का कार्य करेगा, क्योंकि आक्सीकरण क्रिया इसी कारण हो रही है, ये आक्सीकारक हो गया और ये SnCl2 अपचायक हो गया। तो इस तरह से कभी कभी रिडाक्स अभिक्रिया देकर उसमें आक्सीकार और अपचायक छांटने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए, जिसका आक्सीकरण हुआ है वो अपचायक है और जिसका अपचयन हुआ है वो आक्सीकारक का कार्य करता है। तो ये रिडाक्स अभिक्रिया और आक्सीकारक और अपचायक कैसे छांटेंगे इसके बारे में आपने पढ़ा। इसी के साथ ही साथ आक्सीकरण संख्या क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण नंबर किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु पर उपस्थित प्रत्यक्ष या परोक्ष आवेश की मात्रा उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाती है, उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाती है। किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु पर उपस्थित प्रत्यक्ष या परोक्ष आवेश की मात्रा ही उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप KMnO4 में Mn की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। मान लीजिए इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि MnO4 में Mn की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। तो आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ अपने नियम हैं। जैसा कि पहला नियम यही है कि प्रथम समूह की क्षार धातुएं मतलब जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम हुआ, तथा द्वितीय समूह की क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुओं से मतलब आपका बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, मैग्नीशियम, इन सबसे है। तो प्रथम समूह की जो क्षार धातुएं हैं उनकी आक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है। द्वितीय समूह की जो क्षारीय मृदा धातुएं उनकी आक्सीकरण संख्या सदैव +2 होती है। ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या साधारणतः -2 होती है, लेकिन पेरोक्साइड के केस में जैसे H2O2 केस में इसकी आक्सीकरण संख्या -1 होती है। OF2 के केस में इसकी आक्सीकरण संख्या +2 होती है। इसी तरह से हाइड्रोजनों जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की आक्सीकरण संख्या -1 होती है। हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है, किंतु हाइड्राइडों में इसकी आक्सीकरण संख्या -1 होती है। इसी तरह से आप कह सकते हैं मुक्त अवस्था में किसी भी अणु की आक्सीकरण संख्या 0 होती है। किसी आयन पर उपस्थित आवेश की मात्रा उसके पूरे आयन की आक्सीकरण संख्या की इक्वल होती है। इसी तरह से आप कह सकते हैं किसी भी जैसे आपका ये आपका हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या +1 होती है, किंतु हाइड्राइडों में -1 होगी। इस तरह से कुछ प्रमुख नियम हैं जिसका प्रयोग करके हम आक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। इसी नियम का प्रयोग करके देखिए यहाँ दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में Mn की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। जिसकी आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है उसको X मान लेते हैं। माना मैग्नीज Mn की आक्सीकरण संख्या X है।
अब के पोटेशियम जो है ये प्रथम समूह की क्षार धातु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है, इसके स्थान पर +1 रख दिया गया। एमएन का ऑक्सीकरण संख्या x माना गया, x रख दिया गया। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है, 4 ऑक्सीजन परमाणु है तो 4 × -2, और पूरे अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है =0। तो +1 + x -8 = 0, x -7 = 0, x = +7, यानी एमएन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। तो इस तरह से किसी भी यौगिक के अणु में किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप और देख सकते हैं, जैसे इसमें आ गया K2CR2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, इसमें आप माना Cr की ऑक्सीकरण संख्या x है, K का +1 होता 2 K है, तो ये 2 × 1 धन 2x, Cr2 है 2x हो जाएगा, और 7 × -2 = 0 कर देंगे। 2 + 2x -14 = 0, 2x -12 = 0, या x = +12/2 यानी +6। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 आ गई। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अगला आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपने पढ़ा है कि जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, किंतु पेरोक्साइड के केस में -1 होती है। जैसे है H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। यहाँ माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x है। यहाँ इसके संरचना बनाकर हम देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन परमाणु पेरोक्साइड बंध से जुड़े हैं। इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु पेरोक्साइड बंध से जुड़े हैं, अतः इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। शेष 6 ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। अतः हाइड्रोजन का भी आपने देखा +1 होता है, तो 2 है तो 2 × 1 धन 2x। 2 ऑक्सीजन के लिए -1 का प्रयोग करेंगे और 6 ऑक्सीजन के लिए -2 ऑक्सीकरण संख्या का प्रयोग करेंगे =0। तो 2 + 2x -2 -12 = 0, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x -12 = 0, या x बराबर आ गया +12/2 = 6 आ गया। यहाँ भी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 आ गया। इस तरह से किसी भी यौगिक या अणु में किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आ गया SO4, इसे आपका आ गया MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। यहाँ माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो Mn का x हो जाएगा। 4 ऑक्सीजन है, 4 × -2 = 0। यहाँ नहीं किया जाएगा क्योंकि -1 चार्ज है, इसलिए =-1 हो जाएगा। 2 माइनस चार्ज होता है तो -2 रखते, +1 चार्ज होता है +1 रखते, जितने प्लस या माइनस चार्ज है उतने तो इक्वल कर दिया जाता है। तो x - 8 = -1, पक्षांतर करेंगे तो x = 8 - 1 यानी +7। यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 आ गई। इस तरह से किसी भी अणु
इस तरह से किसी भी अणु या किसी यौगिक में या किसी आयन में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज आपने ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उसका एग्जाम्पल सहित आपने समझा, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और किसी अणु या आयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उसको एग्जाम्पल के द्वारा आपने जानने का प्रयास किया। और आपसे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप इस ऑक्सीकरण अपचयन रिडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण संख्या और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसके बारे में आज आपने समझ लिए हैं। आगे की वीडियो में हम ऑक्सीकरण संख्या विधि और इलेक्ट्रॉन आयन विधि द्वारा कैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाएगा इसके बारे में हम बताएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।